डिपॉजिट का फ्लैट क्या है और अगर आप कोई फ्लैट हैवी डिपॉजिट पर लेते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो एंड तक की वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में भी आपको मैं ऐसी वीडियोस भेजता रहूं। मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरे फॉर्म का नाम है 53 एकर्स और मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ पूना में सिंस 2011। मैं सिर्फ क्लियर टाइटल कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही काम करता हूँ। हैवी डिपॉजिट क्या होता है? अगर आप कोई फ्लैट लेते हो तो नॉर्मली या तो आप वो फ्लैट खरीदते हो या तो आप उसको रेंट पर लेते हो। अगर आप रेंट पर लेंगे तो आपको एवरी मंथ उसका रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन हैवी डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको रेंट की जगह पर एक बहुत ही बड़ा अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनर को देना है और उसके बदले में ओनर आपसे रेंट नहीं लेगा उस प्रॉपर्टी के लिए, आपको सिर्फ उसका लाइट बिल और मेंटेनेंस पे करना है। तो वो होता है हैवी डिपॉजिट। तो आपको कितना अमाउंट देना चाहिए अगर आप कोई फ्लैट लेते हो हैवी डिपॉजिट पर, तो आपको कितना अमाउंट उस प्रॉपर्टी के लिए देना चाहिए, इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है, लेकिन एक बेसिक रूल ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होता है उसका नॉर्मली 20-30% जितना अमाउंट आप एज अ हैवी डिपॉजिट दे सकते हो। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू है 50 लाख तो 10 लाख से 15 लाख के बीच में आप उस फ्लैट को एज अ हैवी डिपॉजिट ले सकते हो। उसमें क्लॉज ऐसा होता है कि आप जब वो फ्लैट लेते हो एज ऑन हैवी डिपॉजिट आपको वो अमाउंट ओनर को देना होता है और जो भी एक एग्रीमेंट बनता है 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट बनता है उसके बाद वो ओनर आपको आपके पैसे रिटर्न दे देगा और आपको वो फ्लैट खाली करना है। इसमें फायदा क्या है? इसमें आपका फायदा ये है कि अगर आप फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे लेते हो तो आपको एवरी मंथ रेंट भरने का टेंशन नहीं है, आपको एवरी मंथ रेंट नहीं भरना है। और ओनर का फायदा ये है कि अगर उसको अर्जेंट कुछ कहीं किसी जगह में पैसों की जरूरत पड़ रही है तो उसको उतना अमाउंट यूज करने मिल जाता है ताकि उसका भी कुछ काम हो जाता है। तो हैवी डिपॉजिट का फ्लैट आप लेते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? हैवी डिपॉजिट के फ्लैट में कई बार सुना गया है कि फ्रॉड के केसेस होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली पूना में ही हुआ था जिसमें पूना का एक एजेंट था और उसने कोई फ्लैट रेंट पर लिया और उसके अंदर उसने नोटराइज्ड एग्रीमेंट किया और फिर उस फ्लैट को हैवी डिपॉजिट पे दे दिया, वो भी नोटराइज्ड एग्रीमेंट करके, और वो अमाउंट लेकर वो भाग गया। उसके बाद वो पकड़ा गया और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अगर आप कोई फ्लैट लेते हो हैवी डिपॉजिट पे तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है अगर आप कोई फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे लेते हो तो ये है कि उसका लाइट बिल, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स उसका क्लियर है या नहीं है। सेकंड चीज आप ये देखिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या ओनर ने कोई लोन लिया हुआ है और अगर लिया हुआ है तो क्या वो ऑन टाइम उसका पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो फ्लैट हैवी डिपॉजिट पर लिया और फिर कुछ टाइम के बाद बैंक वाले लोग आकर अगर वो ओनर उसका पेमेंट ऑन टाइम नहीं कर रहा है, ईएमआई का पेमेंट ऑन टाइम नहीं कर रहा है, तो उस फ्लैट को सील कर दे और प्रॉब्लम आपको हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तीसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एग्रीमेंट में जो ओनर का नाम है आपको उसके नाम का ही चेक बनाना है, कैश का ट्रांजैक्शन मत कीजिए, सिर्फ चेक का आपको पेमेंट करना है और वो भी जिसका नाम है उसका ही उसके नाम पर आपको चेक देना है। उसके अलावा आप ध्यान रखिए कि जो भी पेमेंट आप करते हो, एनईएफटी करते हो, चेक पेमेंट देते हो, ऑनलाइन जो भी आप पेमेंट करते हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप रखिए ताकि आप जब पेमेंट रिटर्न लेने जाएंगे ओनर से तब आपको पता होगा कि आपको आपने कब कितना अमाउंट अपने ओनर को दिया होगा। उसके अलावा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एग्रीमेंट बनाते हो हमेशा लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट बनाइए और उसमें बहुत सारे 3 से 4 ऐसे क्लॉजेस रखिए कि जिसमें आपका बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अगर ओनर पेमेंट ऑन टाइम नहीं करता है तो उसको बहुत ही एक बड़ा अमाउंट उसको एज अ पेनल्टी उसके साथ में देना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये भी क्लॉज डाल सकते हो कि जो फ्लैट है उसको मिनिमम टू मिनिमम 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड, यानी कि 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक ओनर आपको उस फ्लैट से निकाल नहीं सकता है और अगर उसको आपको निकालना है तो मिनिमम उसको आपको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। ये क्लॉज भी आप रख सकते हो। उसके अलावा आप उसमें ये क्लॉज रखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो आपको ही पे करना है, उसके अलावा मेंटेनेंस का अमाउंट भी आपको पे करना है। और कभी कभी अदर चार्जेस होते हैं, जैसे कभी बिल्डिंग का लिफ्ट खराब हो गया या तो फिर बहुत सारे चार्जेस होते हैं कि जो नॉर्मली ओनर को पे करने होते हैं, लेकिन वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में देख सकते हो कि 50-50 पे करो या तो ओनर पे करेगा तो आप पे करेंगे। और उसके अलावा मान लो कि अगर वो फ्लैट फर्निश्ड है या तो फिर अगर ओनर का कोई फर्नीचर उसमें रखा हुआ है तो आप जब फ्लैट लेते हो तब आपको उसके पिक्चर्स ले लेने चाहिए ताकि जब आप उस फ्लैट को खाली करो तो ओनर अगर उस फर्नीचर में कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ खराब हो गया, टूट गया है, तो आप ओनर को दिखा सकते हो कि देखिए सर जब मैंने लिया था तब से ये इस कंडीशन में था और अभी ये कंडीशन में है। तो वो चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी अगर आपके और ओनर के बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है तो हमेशा उस चीज़ को राइटिंग में लीजिए, यानी कि एग्रीमेंट में उस चीज़ को मेंशन कीजिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो।
जब तक आपके हाथ में पूरा अमाउंट आपका रिटर्न नहीं आता, या तो मान लो कि अगर बीच में भी अगर आप वो फ्लैट को कैंसिल करते हो, तो जब तक आपके हाथ में पूरा पैसा नहीं आएगा तब तक आप वो फ्लैट खाली मत कीजिए। आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में ऐसा होता है कि ओनर फिर डिले करता है पेमेंट देने में, तो वो ऐसा आपके साथ ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरा कंपनी का नाम है 53 एकर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।